नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करेंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, सेशन की शुरुआत से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर लें। ये डेली करेंट अफेयर का प्रोग्राम आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप डेली हमारे साथ बने रहें। आपको बहुत सारी खबरें, बहुत सारे एमसीक्यू के माध्यम से करेंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ स्टैटिक जीके भी कवर किया जाता है। चलिए, आज के लिए आपका पहला प्रश्न। तो हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात हो रही है। ठीक है, तो 15वां है, हॉकी क्या है, इंडिया का है, सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। चलिए व्याख्या को देखें। तो 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में हॉकी झारखंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबले में गत विजेता हॉकी हरियाणा को हराकर पहली बार राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है झारखंड ने। यह मुकाबला हरियाणा के पंचकुला स्थित ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स में खेला गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल मैच बेहद रोमांचक रहा, जिसमें हॉकी हरियाणा की कप्तान रानी ने 42वें मिनट में अपना पहला गोल दागा, मतलब टीम के लिए। लेकिन हॉकी झारखंड की प्रमोदनी ने 44वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया। नियमित समय में स्कोर 1-1 रहने के कारण विजेता का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ। पेनाल्टी शूटआउट में हॉकी झारखंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। 15वें संस्करण में पहली बार नॉकआउट प्रारूप लागू किया गया था, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। बात करें हॉकी इंडिया की स्थापना की, तो 2009 में स्थापना हुई थी, जो भारत में हॉकी का आधिकारिक शासी निकाय है। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पूर्व भारतीय खिलाड़ी दिलीप टर्की हैं, जो हॉकी इंडिया की मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जो मुंबई इंडियंस है उसने जीता है। और किसे हराया है? दिल्ली कैपिटल को हराया है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में मुंबई में खेला गया, जो कि मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीत लिया है। मुंबई दिल्ली कैपिटल्स की फाइनल में यह लगातार तीसरी हार है। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन बनाए थे, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने 44 गेंदों में 66 रन की शानदार पारी खेली थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो हाल ही में फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम, ठीक है, किसने लॉन्च किया? एडीबी ने लॉन्च किया है। व्याख्या को देखें। तो एडीबी ने फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करना है, पूंजी बाजारों को मजबूत बनाना है, प्रशांत क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। एडीबी की बात करें तो एशियाई विकास बैंक एडीबी ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके पहले चरण की शुरुआत जो है, एडीबी ने वित्त पोषण समर्थन प्राप्त करने वाली पहली 2 कंपनियों की पहचान की है। प्रशांत क्षेत्र, यह कार्यक्रम प्रशांत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास और महासागरीय प्रभाव को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो चैनल पर यदि आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 24 मार्च को ये विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि WHO द्वारा जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य था 2030 निर्धारित किया गया था,
जबकि भारत ने टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को निर्धारित किया था इसके 2025 को, यानी 5 साल पहले, और ये 2025 चल रहा है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगामी एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा। चलिए बात करें व्याख्या की, तो 24 मार्च को विश्व तपेदिक यानी क्षय रोग यानी वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इसे वर्ष 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की याद में मनाया जाता है। तो किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच ने खोजा था। कब? 1882 में। कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा, वायरस के कारण नहीं है, फंगी के कारण नहीं है, बैक्टीरिया के कारण है, ठीक है। चलिए, टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, जो बैक्टीरियासिस परिवार से संबंधित जीवाणु है, जिसमें लगभग 200 अन्य जीवाणु शामिल हैं। मनुष्यों में टीबी सबसे अधिक फेफड़ों यानी पल्मोनरी टीबी को प्रभावित करती है, लेकिन यह अन्य अंगों यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसा नहीं है सिर्फ लंग्स को ही प्रभावित करती है, ठीक है। टीबी हमारे किसी भी शरीर में हो सकती है, शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकती है। प्रतिवर्ष 10 मिलियन लोग टीबी से बीमार पड़ते हैं। रोकथाम योग्य और साध्य बीमारी होने के बावजूद हर वर्ष 1.5 मिलियन लोगों की टीबी से मौत हो जाती है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जानलेवा संक्रामक बीमारी बनाती है। टीबी उन्मूलन के लक्ष्य की बात करें तो 2025 जो है भारत द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत ने 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जो WHO के 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले है। टीबी के मामले और मृत्यु दर में गिरावट हुई है। 2023 में टीबी की घटनाएं 17.7% घटी है, ठीक है, जो 195 मामले प्रति 1 लाख जनसंख्या पर देखा जाता है। मतलब 1 लाख जनसंख्या में से 195 लोग ऐसे होते हैं जो टीबी के शिकार होते हैं। यह जो है वैश्विक औसत का 8.3 से दोगुना तेजी से गिरावट है। टीबी से मृत्यु दर 21.4% घटी है। 2015 में 28 से 2023 में 22 प्रति 1 लाख हो गई है। यानी 2023 में कितने व्यक्ति मर जाते हैं टीबी से? 1 लाख में 22। फिर भी 2025 के लक्ष्य के पीछे हैं, क्योंकि शून्य नहीं हुआ है। टीबी उन्मूलन के 3 मुख्य स्तंभ हैं, जैसे रोकथाम, पोषण सुधार करना। गरीबी और कुपोषित लोगों में टीबी अधिक होती है, इसीलिए देखे होंगे पोषण अभियान चलाया गया है, ताकि लोगों में टीबी के प्रकोप से बचाया जा सके लोगों को। इलाज के दौरान 500 रुपये प्रति माह जो है पोषण के लिए धनराशि मुहैया कराई जाती है, और निश्चय पोषण योजना इलाज से सहायता किया जाता है। इसके अन्य कारकों की बात करें तो धूम्रपान और मधुमेह से टीबी का खतरा बढ़ता है। नया प्रयास की बात करें तो टीबी के संपर्क में आए लोगों को पहले से ही दवा देना इसमें शामिल है। इसके जल्दी पहचान कैसे की जाती है? तो देर से जांच से संक्रमण बढ़ता है। मॉलिक्यूलर टेस्ट यानी एक्सपर्ट MTB ट्रूनेट जरूरी है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर पुराने माइक्रोस्कोपी टेस्ट ही किए जाते हैं। तो अभी प्रेजेंट में मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपी के द्वारा ही ज़्यादातर टेस्ट होते हैं। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कथन कारण में कि टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो मॉलिक्यूलर टेस्ट या माइक्रोस्कोपी टेस्ट। गोवा में 100% मॉलिक्यूलर टेस्टिंग शुरू हो गई है और पूरे देश में लागू करने की इसे ज़रूरत है। ये त्वरित जो है रिजल्ट देता है, इसलिए ये ज़रूरी है। इसके प्रभावी इलाज की बात करें तो टीबी को नोटिफाइबल बीमारी बनाने से निगरानी और इलाज में सुधार हुआ है। नोटिफाइबल मतलब इसको हमें प्रदर्शित करते हैं, मतलब नोटिफाई करते हैं, अलग से देखते हैं, ठीक है। दवा की निरंतर उपलब्धता जरूरी है। जैसे बुखार हुआ तो बुखार को आप नोटिफाई नहीं करते हैं,
अलग से दर्ज नहीं करते हैं, लेकिन टीबी को दर्ज किया जाता है। ठीक है, दवा की निरंतर उपलब्धता जरूरी है। बिना लक्षण वाली टीबी सब क्लिनिकल टीबी मानी जाती है। 50% मरीजों में कोई लक्षण भी नहीं पाए जाते हैं। एआई आधारित एक्सरे से जल्दी पहचानने की कोशिश हो रही है। भारत के प्रयास और आगे की राह की बात करें तो प्रगति अच्छी है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास जारी है, ज़रूरत है। भारत में टीबी को 2012 में एक नोटिफाइड बीमारी घोषित किया गया था। मेघालय राज्य ऐसा है जो टीबी उन्मूलन के लिए अभिनव प्रयास कर रहा है। टीबी से ठीक हुए लोगों को प्रशिक्षित करके टीबी चैंपियंस बना रहा है। तो मेघालय में टीबी चैंपियंस बनाया जा रहा है, जो लोगों के इलाज के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनकी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, तो फ्री स्पीच इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्री स्पीच इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 24वें स्थान पर है। तो अभी जो है 33 देशों में भारत 24वें स्थान पर बना हुआ है। चलिए बात करें तो फ्री स्पीच इंडेक्स क्या है? मतलब खुल करके बोलना। आप किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में ना आए, किसी राजनेता के दबाव में ना आए, साथ ही साथ किसी अन्य संस्थाओं के दबाव में ना आकर के आप अपने वाक्यों में व्यक्ति का प्रयोग करते हुए आप जो बोलते हैं मीडिया में, वही फ्री स्पीच इंडेक्स कहलाता है, मतलब फ्री स्पीच कहलाता है, और उसी को लेकर के इंडेक्स जारी किया गया है। तो फ्री स्पीच इंडेक्स 2024 भारत जो है 24वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग में गिरावट हुई है। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत 33 देशों में 24वें स्थान पर है। 2021 के बाद से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की गई है। सर्वेक्षण के शीर्षक की बात करें तो दुनिया में कौन मुक्त भाषण का समर्थन करता है, इस नामक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच एक स्वतंत्र शोध संगठन है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़े वैश्विक रुझानों का अध्ययन और विश्लेषण करता है। तो कौन जारी करता है? द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। ठीक है, ये संस्था जो है जारी करती है। इनके ट्रेंड की बात करें तो अक्टूबर 2024 में हुए सर्वे के अनुसार कई देशों में फ्री स्पीच समर्थन घटा है। अमेरिका, इजराइल और जापान में यह गिरावट सबसे ज़्यादा रही है। शीर्ष और निचले स्थानों पर कौन से देश हैं? तो नॉर्वे, डेनमार्क शीर्ष पर बने हुए हैं। ठीक है, और इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान ने सुधार किया है, लेकिन रैंकिंग में नीचे रहे हैं। भारत 62.6 स्कोर के साथ, और दक्षिण अफ्रीका 66.9 और लेबनान 61.8 के बीच में रहे हैं। वहीं बात करें हंगरी की तो इसका स्कोर 85.5 रहा है। वेनेजुएला का 81.8 ने आश्चर्यजनक रूप से उच्च स्कोर किया है। तो सबसे शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे है। तो नॉर्वे आप याद रखिएगा, और उसके बाद डेनमार्क का नंबर है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? 24वां है। ठीक, चलिए बात करें अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो कवच किस क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली एक स्वदेशी रूप से विकसित सुरक्षा प्रणाली है? तो यह जो है रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कवच सिस्टम लाया गया था। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसमें रेडियो इंफ्रा फ्रीक्वेंसी बेस्ड आधारित जो है एक सिस्टम लगा होता है जो कि एंटी कोलोजन का काम करता है। सपोज ये पटरी है और यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और इधर से भी दूसरी रेलगाड़ी आती है। तो यहाँ पर जो सिस्टम लगा है कवच सिस्टम, ये इसे रीड करेगा और सिग्नल भेज देगा कि आप जो है दोबारा सिग्नल भेज देगा इसको, और इसे ब्रेक लगाने को कहेगा, साथ ही साथ जो स्पीड है उसे कम करने को बोलेगा। तो चलिए बात करें तो कवच 4.0 के नए अपडेट आए हैं, यानी 10,000 इंजनों पर कवच 4.0 सिस्टम लगाया गया है।
अब ये देखिए कवच 4.0, कवच 1 आया, कवच 2 आया, कवच 3 आया, कवच 4 आ गया। अब इसमें सुधार किया गया है, तो सटीक स्थान की पहचान की गई है, बड़े रेलवे यार्ड में बेहतर सिग्नल जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, ऑफिशियल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए स्टेशन टू स्टेशन इंटरफेस प्रणाली विकसित की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से सीधा एकीकरण किया जा रहा है इस कवच सिस्टम के तहत। ट्रैक पर RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगे होते हैं। ये टैग ट्रेन के इंजन से जुड़ी जानकारी को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। GPS और रेडियो सिग्नल की मदद से ट्रेन की सटीक लोकेशन का पता लगाया जाता है। कवच प्रणाली है क्या? तो स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। ट्रेन को निर्धारित गति सीमा में रखने में मदद करती है। ब्रेकिंग फेल होने पर स्वचालित ब्रेकिंग लगाती है। RDSO यानी अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा 3 भारतीय कंपनियों के सहयोग से विकसित किया गया है। और कैसे काम करता है? तो ट्रेनों, सिग्नलिंग सिस्टम और पटरियों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और RFID सेंसर लगाए जाते हैं। खराब मौसम में भी ट्रेन को सुरक्षित चलाने में मदद करता है। आपातकालीन SOS संदेश भेजने की भी इसमें सुविधा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने विधानसभा की कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में प्रसारित किया है। तो किसने किया है? पंजाब राज्य ने नया इन्वेशन किया है कि अपने विधानसभा में जो भी वहाँ पर चर्चा परिचर्चा होगी उसे सांकेतिक भाषा के रूप में प्रदर्शित किया जाए। जिससे होगा क्या है, जो मूक बधिर व्यक्ति होते हैं उन्हें सांकेतिक भाषा समझने में आसानी होती है, तो वो भी इस बात को समझ सकें। और इससे होगा क्या कि जो न्यायिक व्यवस्था है या यूँ कहें सामाजिक न्याय की परिकल्पना वो साकार होगी, लोकतंत्र की आवाज़ मजबूत होगी। क्योंकि शासन में हर एक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसलिए ज़रूरी है कि हम हर व्यक्ति को उसके भाषा में, उसके लिपि में हम जो है अपने निर्णयों को, अपने कार्रवाइयों को प्रदर्शित कर सकें, तो सुशासन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए व्याख्या को देखें। तो पंजाब जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने विधानसभा की कार्रवाई को सांकेतिक भाषा में प्रसारित किया है। यह पहल जो है सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत की गई है। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अभिभाषण को भी सांकेतिक भाषा में प्रसारित किया गया है। तो वहाँ के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी हैं। कहाँ के? पंजाब के। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे बधिर समुदाय को सरकारी नीतियों और विधायी चर्चाओं की जानकारी मिल सकेगी। भारत में 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 2024 का विषय था सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए समर्थन करें। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पर्पल फेस्ट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पर्पल फेस्ट 2025 का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया। व्याख्या की बात करें तो क्या है पर्पल फेस्ट, इसे देख लें। तो पर्पल फेस्ट एक विशेष आयोजन है जो दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और उनके कौशल का जश्न मनाता है। यह समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो दिव्यांग सशक्तिकरण की ओर जब हम उन्मुख होते हैं तो इस तरीके का प्रावधान, मतलब इस तरीके का फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा सांकेतिक भाषा का प्रयोग पंजाब गवर्नमेंट ने किया, साथ ही साथ पर्पल फेस्ट का आयोजन जो नई दिल्ली में हुआ उसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। बात करें इस फेस्ट की तो कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो 21 मार्च 2025 को
आयोजित हुआ। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा उद्घाटन किया गया। आयोजन किसने किया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया। राष्ट्रीय भवन के सहयोग से पहला पर्पल फेस्ट कब आयोजित हुआ था? तो जनवरी 2023 में पहली बार गोवा के पणजी में, पणजी होगा, पणजी में आयोजित किया गया था। तो 2023 में हुआ था। कब? 2023। कहाँ पर? गोवा में, गोवा के पणजी में। पर्पल फेस्ट 2025 की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पर्पल मनोरंजन क्षेत्र दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन है। पर्पल कैफ़े दिव्यांग लोगों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ परोसे गए। पर्पल कैलिडोस्कोप दिव्यांग कलाकारों की बनाई पेंटिंग और तस्वीरों की प्रदर्शनी है। पर्पल लाइव एक्सपीरियंस जोन सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य कार्यशालाएं और खेल आयोजन किया गया। पर्पल खेल भी हुए। व्हील चेयर पर बैठ करके बास्केटबॉल और ब्लाइंड फुटबॉल जैसे खेल आयोजित हुए। एबिलिम्पिक्स दिव्यांग प्रतिभाओं के व्यावसायिक कौशल का प्रदर्शन किया गया। पर्पल बुक्स, मूवीज और कैनवास दिव्यांग लेखकों, निर्देशकों और फोटोग्राफरों के लिए मंच उपलब्ध किया गया। तो इसे पर्पल फेस्ट क्यों कहा जाता है? तो पूरी दुनिया में बैगनी रंग विकलांगता, जागरूकता और वकालत का प्रतीक है। यानी ये एक पहचान देने के लिए कि पर्पल कलर जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से रहेगा। जैसे होता है ना बैगनी, जैसे हरा रंग है पर्यावरण के लिए, गुलाबी रंग है LGBT के लिए, लाल रंग है जो श्रमिक आंदोलन के लिए, वैसे ही बैगनी रंग जो है दिव्यांगता या विकलांगता का अधिकार आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। श्वेत क्रांति जैसे दुग्ध उत्पादन के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है? रंग से हम एक विशेष क्षेत्र के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए कुछ प्रावधान करते हैं। चलिए, तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अन्य लोगों तक भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।